हेलो फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं CTET पेपर 2 के लिए, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर लिया हुआ है CDP का। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज्ड दैट इंटेलिजेंस। हार्वर्ड, इससे पहले हम हार्वर्ड गार्डनर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर का जन्म 11 जुलाई 1943 में हुआ था। उन्होंने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो कि इन 1983 में पब्लिश की, उन्होंने मेंशन किया मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया। 8 कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस। सो उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस नॉट स्टैटिक, इट कुड बी मल्टीपल kinds, like someone who is very good in academics, so he is intelligence, and the other one who is maybe very good at dance or singing, वो भी intelligence है। तो उन्होंने क्या करा, they can be differentiated into multiple kinds। option number 4 is correct। Question number 2 is what is progressive education? प्रगतिशील शिक्षा क्या है? जब भी हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि क्लासरूम कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट एम्फसाइजेस इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम। यही है हमारा करेक्ट आंसर, कि शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन एंड रीजनिंग वाले सवाल है। इसमें हमें अपने पर्सनल थॉट्स में के हिसाब से नहीं आंसर देना होता है, हमें एक बच्चे को सेंटर में रखना होता है जो उसके लिए सही है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें आंसर देना होता है। सो फर्स्ट लेट्स हम असर्शन अपना पढ़ते हैं। गर्ल्स इन मिडिल स्कूल माइट ऑफन बी साइलेंट एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग इन क्लासरूम डिस्कशन। मिडिल स्कूल में गर्ल्स हैं कि वो चुप रहे और पार्टिसिपेट ना करें क्लासरूम डिस्कशन में। द रीज़न कुड बी इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर हो सकता है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है कि वो शांत रहे। तो असर्शन ए इज करेक्ट। रीज़न क्या दिया गया है इसका, गिवन देयर जेनेटिक मेकअप गर्ल्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉम्प्रिहेंड एंड कोप अप विद द चैलेंजिंग क्यूरिकुलम इन मिडिल स्कूल। रीज़न क्या दिया गया कि गर्ल्स जो है वो कॉम्पिटेंट, मतलब कि वो उसके लिए तैयार ही नहीं है, उसके लिए वो उनके अंदर उतनी क्षमता ही नहीं है कि वो समझ सके चैलेंजेस जो क्यूरिकुलम में आते हैं। तो दिस इज रॉन्ग, ये जेंडर बायस दिखा रहा है, तो ये गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 2 विच सेज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ असेसमेंट शुड बी डैश एंड असेसमेंट टास्क शुड बी डैश। मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर 4 प्रगतिशील एंड प्रामाणिक। सो नेचर ऑफ असेसमेंट शुड बी डायनामिक and assessment task should be authentic. Read the following statements. Number 5 assertion क्या है, it is advisable not to rely on standardized test while conducting assessment for learning। ये एडवाइस किया गया कि हमें असेसमेंट जब हम कर रहे होते हैं लर्निंग का, तो हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट पर रिलाई ना करें। तो बिल्कुल सही है। और रीज़न क्या है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट स्कोर आर कंपेयर टू द सेट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में हम पहले से ही सेट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होते हैं जिससे हम कंपेयर करते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ए एंड आर आर ट्रू बट
दे डज नॉट रिफ्लेक्ट ईच अदर, वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न नहीं दे रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Option number first. The question number 6 is, which of the following is an example of question that promotes analytical skills in students? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि स्टूडेंट्स में एनालिटिकल स्किल को प्रमोट कर रहा है? एक्सप्लेन द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स. जब हम मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं. हाउ हैव मैमल्स अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, मैमल्स कैसे अडेप्ट किए एनवायरनमेंट में. नंबर 3 इज टेल द एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल्स बताएं. और नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स गिवन द मैमल और के फ्यू एग्जाम्पल्स, और जो कि मैमल नहीं है उनके एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं, सिर्फ उसको रीड करके उन्हें बताएं. फिर डिफिनेशन दे मैमल्स का कि मैमल्स क्या होते हैं. इनमें से किस में ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स के एनालिटिकल स्किल जो है डेवलप हो रही है, वो सोच रहे हैं उसके बारे में. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2, जब हम बताते हैं कि मैमल्स ने कैसे अडेप्ट किया और वो एनवायरनमेंट में और वो आगे बढ़े, प्रोग्रेस हुआ उनका. Question number 7 is, read the following statements. Assertion A, an inclusive classroom does not offer differentiated instruction. Inclusive classroom does not offer differentiated instruction. This is wrong. Inclusion means you are including every students. So ये wrong है. Inclusion is policy that stresses equal opportunities by providing same learning goals and strategies in the assessment method. This is also wrong. Series number 3, both A and R are false. Question number 8 is, use of people first language such as using the description student with learning disabilities instead of learning disabled people. व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र का संबोधन उपयोग करना. कि हम पीपल को बाद में रिस्पॉन्स करते हैं, पहले हम उनकी डिसेबिलिटी को बताते हैं, कि पहले हम पीपल बोलते हैं फिर डिसेबिलिटी को देते हैं. तो क्या होगा, ये कॉन्शनेंस विद द ह्यूमन राइट्स, कि हम पहले ह्यूमन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ना कि उनकी डिसेबिलिटीज़ को. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. कॉन्सोनेंस विद द ह्यूमन राइट अप्रोच टू इंक्लूजन. Question number 9 is, examples of assistive technological devices to cater to needs of children with visual difficulties include. दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है? अल्टरनेटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, करेक्ट. ब्रेल एम्बोसर दैट एंड डिस्प्लेयर्स, करेक्ट. स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच टू टेक्स्ट, ये भी सही है. यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज, दिस इज रॉन्ग. साइन लैंग्वेज तो हम तब यूज करते हैं ना कि बच्चे देख सकते हैं बट बोल नहीं सकते, तो दे कैन टेल देयर थॉट्स और कम्युनिकेट इन साइन लैंग्वेज. तो ए बी सी आर करेक्ट बट डी इज नॉट करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 10 इज, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म इट इज़ एडवाइजेबल टू. स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि क्रिएट अ क्लासरूम सेटिंग दैट इज ओवर स्टिम्युलेटिंग फ्रॉम एन अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप विथ रैंडम रूटीन, यूज कॉन्क्रीट लिटरल एंड कंसिस्टेंट लैंग्वेज, अवॉइड गिविंग विजुअल सपोर्ट एंड विजुअल क्यूज. ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? नंबर 3 इज करेक्ट. ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए इन ऑर्डर टू डील विथ ऑटिज्म पेशेंट्स और स्टूडेंट. इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन इन द क्लासरूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू. जब हम टैलेंटेड और क्रिएटिव बच्चों
से डील करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं क्योंकि वो जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर जाते हैं, समझ जाते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो हमें ज़रूरी होता है कि हम उन्हें इंगेज रख सकें क्लासरूम में ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज कीप देम इंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड इन द लर्निंग प्रोसेस। Question number 12 is teachers should deal with failure of students in the classroom by correcting and overcorrecting the students who have failed. Wrong. By administering standardized IQ test. फेल्ड स्टूडेंट्स असेस करने के लिए IQ टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए। नहीं। बाय आइडेंटिफाइंग द कास्ट ऑफ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को हमें क्या पता, एडिशनल सपोर्ट। रॉन्ग। by critically examining their own pedagogical strategies, टीचर को खुद की स्ट्रैटेजीज को एग्जामाइन करने की ज़रूरत है कि वो कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और उसमें अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट्स नीड उन्हें उनमें चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका होती है। Prior knowledge is important for the building connections and facilitating new learning. This is correct. हम prior language का यूज़ करके न्यू लर्निंग करते हैं। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। Question number 14 is how can teachers support students in becoming self-directed learners in a constructivist classroom। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनाने के लिए कैसे सहायता कर सकते हैं। by setting explicit goals and objectives for all learning task। wrong। by encouraging students to take responsibility for their own learning and develop self-regulation। encourage करके students को कि वो खुद की responsibility पे अपने लर्निंग को डेवलप करें और स्किल्स को रेगुलेट करें, सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स। हम तब तक किसी को नहीं सिखा सकते जब तक कि वो खुद से ना सीखना चाहे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को कि वो खुद की लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले और सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स को खुद से डेवलप करे। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 2। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके हम क्लासरूम